प्रीवियस क्लास हम लोग ये क्वेश्चन लिए थे और आप लोग इसका आंसर बना चुके हो। सी आई हैव आल्सो रिटन द आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हमें हो गया। अब मैं थोड़ा सा 3-4-5 क्वेश्चन देना चाहता हूँ, थोड़ा आप लोग ट्राई करो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, लेट अस सी। कैसा है क्वेश्चन? ये दिया है 2 एम्पियर करंट जा रहा है यहाँ पे, यहाँ पर आया है 6 वोल्ट और 16 वोल्ट, और यहाँ पर है 3 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पर है 1 ओम का रेजिस्टेंस। दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q। इन फिगर शोन if Vp is 100 volt, find Vq। अगर P का पोटेंशियल है 100 वोल्ट, Q का पोटेंशियल क्या है? दिस इज ए पार्ट ऑफ ए बिग नेटवर्क। एक छोटा सा टुकड़ा दिखा है, बाकी नेटवर्क है। इट इज लाइक दिस। ठीक है, Vp दिया है 100 वोल्ट और पूछा है Vq क्या है। कैसे निकालेंगे? किसी तरह से अगर हम Vp माइनस Vq निकाल पाएंगे, Vp दिया हुआ है, Vq मिल जाएगा। सो यू फाइंड Vp माइनस Vq। सॉल्यूशन ऐसे करेंगे, Vp माइनस Vq कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस। ओम्स लॉ टॉक्स अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। ओम्स लॉ में पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कहा जाता है। V इक्वल टू IR जो पॉपुलर रिलेशन है, उसमें V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ठीक है, Q से P चले, Q से P गए तो here we are going in the direction of current. We are losing potential. How much? 1 into 2. Why? Because current goes from higher to lower potential. We are also going in the same direction. So we lost potential. How much? Minus 1 into 2. Here we are going from the negative side towards the positive side. We are going from Q to P. So we are gaining potential. How much? 16 volt. Here we are going in the direction of current again losing potential. How much? 3 into 2 losing, so we will take it negative. 3 into 2. Ultimately it comes out to be minus 6 minus 2 minus 8, and this is plus 8 volt. So what is Vq? Vq is Vp minus 8. It is 92 volt. क्या सबको समझ में आया? Yes sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। ये कोई एक सर्किट ऐसे दिया गया है और इस सर्किट में आपको निकालना है, ये है 12 वोल्ट, ये है 18 वोल्ट, ये है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। फाइंड करंट in each resistance। हर एक रजिस्टर में क्या करंट है आपको बताना है। क्या आप लोग ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो? यस। पहले थोड़ा नेमिंग कर दो सारा रजिस्टेंस को। इस पॉइंट को कहो A, इस पॉइंट को कहो B, इस पॉइंट को कहो C और ये पॉइंट को D। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। A to B जो करंट जा रहा है उसका नाम क्या होगा? IAB। IAB क्या है? ओम्स लॉ कहता है कि IAB इज VA माइनस VB बाय RAB। VA माइनस VB बाय RAB। VA माइनस VB मतलब B to A जाना।
लेकिन B2A कैसे जाओगे? यहाँ पर तो फिगर में मैं और एक क्वेश्चन छोड़ दिया हूँ, थोड़ा सा चीज छोड़ दिया हूँ। लेट मी गिव मी सम मोर क्वेश्चन, हाँ सम मोर डाटा यहाँ पे छोड़ दिया, सॉरी। डाटा थोड़ा सा मिसिंग है, हाँ यस, ये है 6 वोल्ट। अब करो, अब VA माइनस VB बाई RAB हो गया आपका करंट IAB। VA माइनस VB निकालने के लिए आपको B2A जाना है। When you go from B to A, कौन से रास्ते में जाओगे? You prefer to go through a path like this, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके आ जाओ, ठीक है ना? ऐसे करके अगर जाएंगे, ऊपर से नहीं जा सकते। हाँ ऊपर से जाएंगे तो कैसे आएंगे? B to A, यहाँ से ऊपर कैसे जाएंगे? 3 ओम के थ्रू से जाना पड़ेगा। 3 ओम के थ्रू से जाएंगे तो वहां पर कितना करंट मालूम है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अगर हम इधर से जाएंगे, यहाँ पर करंट मालूम नहीं है तो कैसे जाएंगे? पोटेंशियल डिफरेंस पता नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए B2A चलते हैं। हियर वी आर लूजिंग 18 वोल्ट, आप इस रास्ते में जा रहे हो। हियर यू आर गेनिंग 6 वोल्ट, हियर यू आर रीचिंग पॉइंट A। सो कितना हो गया बाई RAB? RAB इज 1 कितना हो गया? ये -12/1 इज -12 एम्पियर। क्या मतलब हुआ? IAB इज -12 एम्पियर। मतलब हुआ करंट इज नॉट फ्रॉम A to B, इट इज फ्रॉम B to A। कितना? 12 एम्पियर। समझ में आ रहा है क्या? यस, देखो now IBA is 12 ampere, पता चल गया। Now let us find out IBC। IBC क्या होगा फॉर्मूला, कौन बताएगा? VB माइनस BC बाय RBC। VB माइनस BC मतलब C से B जाना है, गो फ्रॉम C to B। अब कौन से रास्ते में जाओगे? देखो आपके पास कोई रास्ता अवेलेबल है क्या? कैसे भी आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अभी करंट पता चल चुका है। आप अगर C to B जाओगे बिना करंट को यूज किए तो आप कुछ ऐसे भी तो जा सकते हो, ऐसे 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 भी तो आ सकते हो, है कि नहीं? यस। चलिए C to B चल रहे हैं। हियर वी आर गेनिंग 12 वोल्ट, गेनिंग 12 वोल्ट। ऐसे हियर वी आर लूजिंग 6 वोल्ट, क्योंकि हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं। हियर वी आर गेनिंग 18 वोल्ट। यस, बाय रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस इज 3 ओम। सो इट इज कमिंग आउट टू 24/3, इट इज 8 एम्पियर। पॉजिटिव आंसर आएगा। क्या मतलब है? करंट इज फ्रॉम B to C, करंट इज फ्रॉम B to C। और ये जो पहला वाला था करंट उल्टा हो गया था, तो करंट उल्टा थोड़ा कर देते हैं। कैसा था? ये 12 एम्पियर का करंट था, ये 12 एम्पियर करंट था। ये B to C हो गया कितना? 8 एम्पियर। ऐसा गया 8 एम्पियर करंट। क्या समझ में आ रहा है? अब तीसरा वाला को आप निकालो, यू कैन डू इट। तीसरा वाले को आप निकाल सकते हो। क्या निकालना है? ICD। कैसे निकालते हैं? BC माइनस BD बाय RCD। BC माइनस BD बाय RCD। BC माइनस BD बाय RCD मतलब ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ करंट। कितना? D to C जाना है। अब D to C जाने के लिए तो सीधा सीधा रास्ता नहीं है, ऐसे आ सकते हैं। सोचो कौन सा रास्ता में जाएंगे D to C? ऐसे आए, D से आए, D से आए, ये इधर से करके आएंगे,
चलो अगर ऐसे जा रहे हैं तो यू आर गेनिंग 6 वोल्ट, हियर वी आर लूजिंग 12 वोल्ट बाय, और पहुंच गए बाय 2. इज इट नॉट कमिंग आउट टू बी -3 एम्पियर? इसका मतलब हुआ करंट इज नॉट फ्रॉम C टू D, इट इज फ्रॉम D टू C. कितना? 3 एम्पियर. क्या बातें समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. यस. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. A wire has resistance R. If it is stretched till its length becomes, or length increases by 20%, then what will be new resistance? नया रेजिस्टेंस क्या होगा? लेंथ को अगर 20% बढ़ा दिए, रेजिस्टेंस नया क्या होगा? और रेजिस्टेंस कितना परसेंट बढ़ेगा? व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस? पहले रेजिस्टेंस था R, खींच के लेंथ को 20% बढ़ा दिए, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस? चलिए सोचिए, यू कैन डू इट. तो कोई एक वायर था जिसका लेंथ कुछ L था, एरिया कुछ A था. तो वॉल्यूम बाय स्ट्रेचिंग वॉल्यूम रिमेन सेम. तो क्या लिखेंगे? बाय स्ट्रेचिंग वॉल्यूम रिमेन सेम. ओके, ठीक है, लिखते हैं बाय स्ट्रेचिंग वॉल्यूम ऑफ वायर रिमेन सेम. अच्छा, वॉल्यूम वायर का बराबर रहेगा. तो आप जानते हो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ. भी क्या है? वॉल्यूम. वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ. ओके, नाउ व्हाट इज एरिया देन? एरिया इज वॉल्यूम बाय लेंथ. ठीक है. रेजिस्टेंस क्या है? रो L बाई A. रो तो ऐसे ही कांस्टेंट है, L के साथ चेंजेस किया गया है, L को ऐसे ही रखो. A की जगह लिख सकते हैं V बाई L, so it comes out to be rho by V L square. So rho and V being constants, पता चला by stretching R is proportional to L square only. लेंथ को अगर डबल कर देंगे, रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 गुना, बिकॉज रो एंड V आर कांस्टेंट्स. L को 3 गुना कर लेंगे, रेजिस्टेंस हो जाएगा 9 टाइम्स. R is proportional to L square. और आपको क्या दिया गया है? लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 20%. हियर जो L2 है वो क्या है? L1 से 20% ज्यादा है. L1 प्लस 20% ऑफ L1 इज नथिंग बट 1.2 L1 है कि नहीं? ये बात है. L2 इज इक्वल टू 1.2 L1. अच्छा, तो फिर R2 by R1 क्या हो जाएगा? यू नो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, सो L2 का स्क्वायर बाय L1 की स्क्वायर. 1.2 L1 बाय L1 का स्क्वायर इज 1.44. सो R2 by R1 इज 1.44. ठीक है, R2 by R1 का वैल्यू मिल गया 1.44.
तो R2 कितना हो गया? R2 इज 1.44 R1। सो इससे क्या पता चला? पता चला कि R2 इज 1.44 R1। स्वप्निल इतना लेट क्यों हुआ? थोड़ा छोटा करो, डबल क्लिक करो तो इसके ऊपर। हाँ बस ठीक है। अगला क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, कोशिश करो। A bar of resistance R was cut longitudinally, मतलब क्या है? longitudinally मतलब along the length, cut longitudinally bar of resistance R was cut longitudinally into 3 thin bars whose volumes are in ratio 1:2:3. Find resistance of थिक बार, जो सबसे थिक बार निकला उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। पहले समझो कि लॉन्गिट्यूडनली का मतलब क्या है। मतलब अगर हमारे पास एक बार ऐसा है और इसको लॉन्गिट्यूडनली कट करना है, मतलब एलोंग द लेंथ कट करना है। एलोंग द लेंथ कैसे कट करेंगे? ऐसे मान लो एक लिया ऐसा काट दिया, दूसरा ऐसा काट दिया, है ना, लाइक दिस यू कट इट इनटू 3 सेक्शंस। बोला पहला वाला सेक्शन का वॉल्यूम अगर V है, दूसरे वाले का 2V है, तीसरे वाले का 3V है, 3 सेक्शन काट दिया। सबसे मोटा वाला जो सेक्शन निकला उसका रेजिस्टेंस क्या है बताओ। समझ में आया? अच्छा, तीनों का लेंथ, तीनों बार का लेंथ बराबर रहेगा। यू सी इट इज कट लॉन्गिट्यूडनली, एरियाज आर डिफरेंट। और इसका वॉल्यूम जितना है इसका वॉल्यूम इसका डबल है, इसका वॉल्यूम इसका 3 गुना है, लेंथ तीनों का बराबर है। मतलब अगर ये एरिया A है तो ये एरिया होगा कितना? 2A। और ये एरिया होगा कितना? 3A। तो टोटल एरिया क्या हो गया? टोटल एरिया इज 6A, है कि नहीं? टोटल एरिया 6A। वायर का बार का रेजिस्टेंस R दिया है। हियर जो R है वो R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द बार, मतलब रो L बाई पूरा एरिया मतलब 6A। रेजिस्टेंस ऑफ थिक बार कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस ऑफ द थिक बार, उसका भी तो लेंथ वही है, रो L बाई 3A, है कि नहीं? रो L बाई 3। और इसको आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ रो L बाई 6A, ऐसे लिख सकते हो। बट रो L बाई 6A होता है R, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R। क्या बात समझ में आ रहा है? यस। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पढ़ाए थे लास्ट क्लास उसके बारे में थोड़ा सा पूछेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर
resistance of a wire is 100 ohm when the temperature was increased by 50 degrees centigrade. The resistance becomes 105 ohm. Find temperature coefficient of resistance. निकालो what is the temperature coefficient of resistance. क्या आपको फॉर्मूला मालूम है? Yes. हाँ, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे था? यू नो दी रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. नहीं, वी नो इट. और हमें पूछा गया है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब अल्फा पूछा गया है. यहाँ पर R2 दिया गया है, R2 दिया गया है 100 ओम, सॉरी 105 ओम्स. R1 दिया है 100 ओम. डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना दिया है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? तो क्या मिल गया अल्फा का वैल्यू? अल्फा इज R2 माइनस R1 बाई R1 डेल्टा टी. कहां से निकालें? यही फॉर्मूला से निकालें. तो इट इज कमिंग आउट टू बी 105 माइनस 100 बाई 100 डेल्टा टी इज 50. So it is coming out to be 5 by 500, 5000. It is coming 0.001 degree centigrade inverse. अब बताओ ये जो वायर था ये कोई कंडक्टिंग वायर था कि नॉन कंडक्टिंग वायर था? कंडक्टिंग. कैसे पता चला? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है तो रेजिस्टेंस बढ़ा है. कंडक्टर की केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two wires of resistances R1 and R2 have temperature coefficients alpha 1 and alpha 2. Deduce the relation for which their series combination will have same resistance at all temperatures. कोई भी टेम्परेचर में जाओ आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, नहीं बदलेगा. रिलेशन प्रोड्यूस करना है. R1 R2 अल्फा 1 अल्फा 2 में आपको रिलेशन बनाना है. सीरीज कॉम्बिनेशन विल हैव ए कांस्टेंट रेजिस्टेंस. ठीक है. दो वायर दिया गया है R1 एंड R2 रेजिस्टेंस का. दोनों का टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी अलग अलग है.
क्या रिलेशन होने से उनका सीरीज रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल रिमेन कांस्टेंट। पहले आपको तो ये मालूम होगा शायद कि R1 R2 अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, कोई करंट अगर इधर से घुस के इधर से निकलेगा, व्हाट इज द ऑपोजिशन? ऑपोजिशन टू करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज ऑपोजिशन टू करंट। आप अगर इधर से जाओगे कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा R1, फिर से जाओगे रेजिस्टेंस मिलेगा R2, व्हाट इज द टोटल ऑपोजिशन? R1 प्लस R2, है ना। तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2। बोल रहा है कि टेम्परेचर बदलेगा, R1 बदलेगा, R2 बदलेगा, बट R1 प्लस R2 विल रिमेन कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? ठीक। अब टेम्परेचर बदलेगा, रेजिस्टेंस बदलेगा, R1 बदलेगा, R2 बदलेगा, R1 प्लस R2 जो था वही रहेगा। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसका मतलब किसी एक का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो दूसरा का घटेगा। मतलब इसका चेंज इन रेजिस्टेंस प्लस इसका चेंज इन रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू 0, है कि नहीं? सो फॉर नो ओवरऑल चेंज in series resistance, delta R1 change in resistance in the first one plus delta R2 change in resistance of the second one, दोनों मिलके कोई नहीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए। there should not be any overall change। इसमें कुछ चेंज है, इसमें कुछ चेंज है, दोनों मिलके कोई चेंज नहीं आया। समझ में आ रहा है क्या? अब डेल्टा R1 का फॉर्मूला क्या है आपको मालूम होगा, इट इज R1 अल्फा 1 डेल्टा टी, ये R2 अल्फा 2 डेल्टा टी, दिस सम मस्ट बी इक्वल टू 0। अब ये डेल्टा टी कैंसिल हो गया, क्या मिला? मिला आपको R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 इज इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा और R1 बाई R2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा 2 बाई अल्फा 1, एक का रेजिस्टेंस बढ़ रहा होगा, दूसरा का घट रहा होगा, तभी जाके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम। ये रिलेशन को आप बहुत सारे तरीके से लिख सकते हो। The same relation can be interpreted in different ways also. R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 इज इक्वल टू 0। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ R1 अल्फा 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R2 अल्फा 2 और R1 बाई R2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा 2 माइनस अल्फा 2 बाई अल्फा 1। क्या ये बातें समझ में आया? यस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओम्स लॉ में हम लोग काफी कुछ थ्योरी देख चुके हैं, अभी उसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे थ्योरी, ग्राफिकल फॉर्म में हाउ टू इंटरप्रेट ओम्स लॉ। चलिए देखते हैं। V वर्सेस I डायग्राम, ओम्स लॉ का रिलेटेड चीजें हैं, थ्योरेटिकल चीजें हैं। क्या है ये? V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, एंड यू नो द करंट इज I। अगर किसी एक वायर के अंदर से हम V वर्सेस Y I डायग्राम करना चाहते हैं, करंट पास करना चाहते हैं, V निकालना चाहते हैं और प्लॉटिंग करना चाहते हैं, by Ohm's law, if V is potential difference across a conductor, I is current through a conductor, through the conductor, सेम कंडक्टर से I है, तो V वर्सेस I डायग्राम कैसे होगा? जब देयर इज नो वोल्टेज, कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे तो करंट भी 0 होगा। व्हेन V 0 करंट इज आल्सो 0। आप वोल्टेज बढ़ाते जाओ, करंट बढ़ते जाएगा। ये जो ग्राफ बनेगा, सोचो ये ग्राफ ऐसा है, y एक्सिस में V है, x एक्सिस में करंट है, और जो y इज इक्वल टू mx होता है। क्या आपको मालूम नहीं कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है? यस। ये स्ट्रेट लाइन कैसे होता है? पासिंग थ्रू ओरिजिन। यहाँ पर V और I में जो रिलेशन है वो कैसा है? V इज इक्वल टू I R। इज इट नॉट ए स्ट्रेट लाइन? यस। अब y के जगह V है, x के जगह R है, m के जगह
सॉरी m की जगह r है, x की जगह i है, क्योंकि इधर x एक्सिस में हम i लिए हैं, x एक्सिस में i लिए हैं, y एक्सिस में v लिए हैं। और इसको आप चाहो तो थोड़ा अपनी तरीके से समझाने के लिए IR लिखने की जगह कुछ RI लिखो तो शायद आपको आसानी से समझ में आएगा। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये कांस्टेंट, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये कांस्टेंट। ये कांस्टेंट m क्या रिप्रेजेंट करता था? स्लोप। इट वाज द स्लोप ऑफ द डायग्राम। सो v वर्सेस i डायग्राम इज ए स्ट्रेट लाइन और उसका स्लोप क्या है? इक्वल टू r। समझ में आया? तो हम कहेंगे v वर्सेस i इज ए स्ट्रेट लाइन और स्लोप हो गया r। तो ये बन गया ग्राफ ऐसे। तो जब कोई एक कंडक्टिंग वायर के अंदर से करंट पास करता है, V इज इक्वल टू IR, ये जो रिलेशन सेज V वर्सेस I डायग्राम इज ए स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप। स्लोप कितना है? स्लोप इक्वल टू r। ये जो लाइन है उसका स्लोप r है, मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो आप कहोगे tan थीटा होता है स्लोप, दैट tan थीटा इज इक्वल टू r। समझ में आया? तो V वर्सेस I डायग्राम में स्लोप रिप्रेजेंट्स r फॉर ओम्स लॉ। ठीक है। अच्छा, अगर हम I वर्सेस V डायग्राम करेंगे, सपोज I गो फॉर I वर्सेस V डायग्राम, I वर्सेस V डायग्राम। तो I वर्सेस V डायग्राम में डायग्राम कैसे होगा? V वर्सेस I डायग्राम अगर स्ट्रेट लाइन हुआ तो I वर्सेस V डायग्राम भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। बट व्हाट डज द स्लोप रिप्रेजेंट नाउ? अगर आपको कहा जाएगा स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, आप कहोगे tan थीटा। tan थीटा कैसे निकालते हैं? करंट बाय दिस इज रिप्रेजेंटिंग करंट, नहीं? और सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर करंट था I1। सपोज जब करंट था I1, पोटेंशियल डिफरेंस था V1, तो स्लोप क्या हो जाता है? स्लोप हो जाता है दिस बाय दिस, दैट इज I1 बाय V1। V1 बाय I1 होता है R, I1 बाय V1 क्या होगा? 1 बाय R। यस, 1 बाय R, जिसको हम कहेंगे कंडक्टेंस। So in I versus V diagram, the slope represents conductance. In V versus I diagram, slope represents resistance. ये आपको रखना है। ठीक है? ठीक है। फिर देखते हैं ओमिक एंड नॉन ओमिक एलिमेंट्स। ओमिक एंड नॉन ओमिक एलिमेंट। कोई एक कंडक्टिंग वायर के अंदर से जब करंट जाता है तो V इक्वल टू IR वाला रिलेशन एस्टैब्लिश होता है। किसी के भी थ्रू से जाएगा ऐसा होगा कोई जरूरी नहीं है। जो जो मटेरियल के अंदर से करंट पास करने से ओम्स लॉ ओबे करता है, वो सारे मटेरियल को ओमिक मटेरियल कहते हैं। जिसमें ओबे नहीं करता है उसको नॉन ओमिक मटेरियल कहते हैं। सो लाइक मटेरियल्स or you say elements. Elements means it may be resistance, capacitor, inductor, transistor, diode, कुछ भी हो सकता है। Elements obeying Ohm's law, जो Ohm's law को obey करते हैं are called ohmic element, otherwise they are called non-ohmic element. अदरवाइज इनको कहते हैं नॉन ओमिक एलिमेंट। क्या बात समझ में आया? ओमिक एलिमेंट क्या है, नॉन ओमिक एलिमेंट क्या है? ठीक है।
मतलब ओमिक एलिमेंट के लिए द VI डायग्राम इज ए स्ट्रेट लाइन और नॉन ओमिक एलिमेंट के लिए VI डायग्राम इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ओमिक एलिमेंट का एग्जांपल ले लो और नॉन ओमिक ले लो। नॉन ओमिक एलिमेंट किसको कहेंगे? डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होते हैं ना वो सारे नॉन ओमिक होते हैं। ठीक है, सारे नॉन ओमिक एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट डिवाइसेस होते हैं। सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर नॉन ओमिक एलिमेंट्स। तो हम क्या देखें? फॉर ओमिक एलिमेंट्स, only for ohmic elements, the V versus I diagram is a straight line। बाकी के लिए ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। अगर हम कहेंगे कोई पार्टिकल का V वर्सेस I डायग्राम दिया हुआ है, ये V है, ये I है, पता चला डायग्राम A से दिया है, तो आप कहोगे यस इट इज ओमिक एलिमेंट। और अगर V वर्सेस I डायग्राम कुछ देखने में पता चला कि ऐसा है, तो ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं हुआ, इसको हम कहेंगे नॉन ओमिक एलिमेंट। ये पढ़ेंगे हम लोग। ऐसा होता है इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ ए डायोड। डायोड के केस में ऐसे डायग्राम होता है। क्यों होता है हम लोग देखेंगे। ये नॉन ओमिक एलिमेंट, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो डायग्राम देख के आप पता कर सकते हो ये ओमिक एलिमेंट है कि नॉन ओमिक एलिमेंट है। फर्दरमोर द स्लोप ऑफ द डायग्राम गिव्स यू द रेजिस्टेंस। ओमिक एलिमेंट के केस में रेजिस्टेंस इज ए कांस्टेंट, नॉन ओमिक एलिमेंट की केस में रेजिस्टेंस इज नॉट ए कांस्टेंट। हियर रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, हियर रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट। ये रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट बोलने से कभी कभार मिसकंसेप्शन क्रिएट हो जाता है। ऐसा है कि व्हेन और एट कांस्टेंट टेम्परेचर, resistance is constant, but here at constant temperature resistance is not constant. At constant temperature resistance is not constant. ये डिफरेंस आपको समझ में आना जरूरी है। क्या ये चीजें समझ में आ रहा है? Yes. तो पहले हम लोग देखिए व्हाट इज ओम्स लॉ, हाउ टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, साइन कन्वेंशन रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस। फिर हम लोग देखिए व्हाट इज ओमिक एंड नॉन ओमिक एलिमेंट। थर्ड थिंग, लेट अस सी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसका फॉर्मूला बार बार आपको आता है, दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म। ओम्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म मतलब at a particular point we can understand Ohm's law. Not necessarily you go for a complete wire, find the potential difference, find the resistance, find the current and establish the relation B equal to IR। किसी एक पॉइंट को एनालिसिस करके भी हम ओम्स लॉ बता सकते हैं। कैसे? ओम्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म जानने के लिए पहला चीज हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज करंट डेंसिटी। ये एक वेक्टर है, J से डिनोट करते हैं। इट इज द करेंट पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, पासिंग थ्रू यूनिट नॉर्मल एरिया। डायरेक्शन इज in direction of current। क्या कहता है? मान लो कि कोई एक वायर है, ध्यान से देखो, स्टेटमेंट्स कोई नहीं पूछेगा, ये सारा डिस्कशन के अंत में आपको एक छोटा सा फॉर्मूला मिलेगा। डायरेक्ट वो फॉर्मूला भी पूछते हैं, वो फॉर्मूला कैसे बना नहीं पूछते हैं। ठीक है,
लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ वो फॉर्मूला कैसे बना आपको बताऊं। सपोज ये कोई एक वायर है और इसके अंदर से कुछ करंट आई जा रहा है। I is the current passing through this through an area A. तो करंट डेंसिटी क्या है? इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। कोई पूछेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट में करंट डेंसिटी कितना है, व्हाट इज करंट डेंसिटी हियर? तो आप कहोगे करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू करंट पासिंग पर यूनिट नॉर्मल एरिया। कितना एरिया में जा रहा है भाई? ये ए एरिया में निकल रहा है आई करंट। यूनिट एरिया में कितना करंट निकल रहा है? आई बाई ए। ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी। रिमेंबर करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यूनिट क्या बनेगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या रहेगा करंट डेंसिटी का? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी हियर? आपको अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी, आप क्या कहोगे? इट विल बी लाइक दिस, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट डेंसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये एरिया हो गया ए। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? I is current, A is area perpendicular to direction of current. A is area perpendicular to direction of current. तो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन आपको पता चला, कितना सिंपल है। यूनिट क्या है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. यस। चलिए करंट डेंसिटी हम लोग समझ गए। ओके, नेक्स्ट हम देखना चाहते हैं ओम्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म। देखो ये कोई एक कंडक्टर है और सपोज इस कंडक्टर के क्रॉस में हमने V वोल्ट अप्लाई किया। वी अप्लाइड ए पोटेंशियल डिफरेंस V। आप जानते हो कि जब V वोल्ट करंट अप्लाई करो, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और ये फिगर में मान लो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कौन सा डायरेक्शन में बनेगा? हायर टू लोअर पोटेंशियल और लोअर टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। बोलोगे तो पता चलेगा, देखते रहोगे तो कहाँ पता चलेगा? हैं सर? Yes, sir. बोलते तो हो नहीं। अच्छा बताओ, यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हैं, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है? हाँ हो रहा है, क्योंकि करंट फ्लो करता है। कैसे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? राइट लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट? Right to left. राइट टू लेफ्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टा डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलते हैं। इसका मतलब हुआ इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सब इधर भागने लगे। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन्स इधर भाग रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट? Left to right. लेफ्ट टू राइट। चलो करंट जा रहा है ऐसा। सो व्हाट यू फाइंड व्हेन यू अप्लाई ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल एंड करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है। अच्छा, हम ओम्स लॉ को कुछ घुमा फिरा के ये सारे वेक्टर की टर्म पे लिखना चाहते हैं। तो हम कहेंगे कि when a potential difference V is applied across a conductor। हाँ, तो थोड़ा फिगर तो छोटा कर देते हैं, आप देख चुके हो। यस, is applied when a potential difference V is applied across a conductor। Okay, across a conductor, an electric field E is developed
directed from higher to lower potential. The conducting electrons मतलब free electrons move in opposite direction of E, and therefore a current is established in direction of E. E के डायरेक्शन में करंट फ्लो करना शुरू करता है. इनसाइड ए कंडक्टर डायरेक्शन ऑफ करंट इन द डायरेक्शन ऑफ ई इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई. ऐसे करके देंगे तो आपको समझ में आना चाहिए. इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ई. इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ ई और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई. यू मस्ट बी एबल टू फॉलो. ओके, चलिए मानते हैं कि ये जो कंडक्टर की बात हम कर रहे हैं उस कंडक्टर का एरिया कितना दिया है. सपोज एरिया दिया है ए. ये है एरिया, सॉरी थोड़ा सा हाँ, ये कंडक्टर का एरिया दिया है ए. ओके, अच्छा, और लेंथ कितना दिया है. ये एरिया दिया है ए और लेंथ दिया है एल. लेट एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, A is area of conductor. तो E क्या हो जाएगा भाई. क्या E का वैल्यू मालूम है. dV by dx. E हो गया dV by dx. You know the magnitude of E is nothing but minus dV by dx. लेकिन मैग्नीट्यूड निकाले तो only delta V by delta x लिख सकते हैं. और delta V मतलब what is the potential difference V, what is the dx, what is the length L. So E is V by L. What is J? The current density. It is I is the current. Area is A. I by A. है कि नहीं? Now by Ohm's law, you know V is equal to I into R. आप इसको ऐसे लिख सकते हो. I के जगह I, R के जगह रो L by A. चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो. आप L को इधर ले आओ. V by L is equal to रो into I by A. But V by L is E. रो into I by A is current density. समझ में आया क्या? सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ओम्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म. E is equal to रो J. Ohm's law in point form मतलब E can be found at a particular point, J can be found at a particular point. है J किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में कैसे पता करेंगे. ये कोई एक वायर है, इस पॉइंट में J कितना है. छोटा सा एक एरिया ले लो, देखो कितना करंट जा रहा है. और I करंट जा रहा है छोटा सा एरिया dA से. I by dA is the current density at that point. So you can find current density at a point, you can find E at a point, and from that you can find Ohm's law. E is equal to rho J. अब ये फॉर्मूला कभी कभार घूम फिर के थोड़ा दूसरे तरीके से भी आता है. वो ऐसा है, अगर हम लिखेंगे J is equal to E by rho और 1 by rho, जो 1 by रेजिस्टिविटी होता है उसको कहते हैं कंडक्टिविटी. तो इसको कभी कभार सिग्मा E भी लिखते हैं. ये फॉर्मूला दोनों तरीके से पॉपुलर है. J is equal to E by rho कहो या सिग्मा E कहो. बस इतना सारा जो मैं चीज समझाया आपको, 90% चांस है कि अगर इस आर्टिकल पे कुछ क्वेश्चन आएगा सीधे फॉर्मूला पे आएगा. वो भी न्यूमेरिकल नहीं, रिलेशन पूछेगा
व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी, आप कहोगे E इज इक्वल टू रो जे और J इज इक्वल टू सिग्मा E। यहाँ पर रो आपको मालूम है, रो इज रेजिस्टिविटी और सिग्मा क्या है, सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो आइदर वे यू कैन कोरिलेट दैट। क्या ओम्स लॉ पॉइंट फॉर्म में समझ में आया? Yes. यस, बहुत से सिंपल है, इट्स नॉट टफ एट ऑल। ठीक है, इट इज अंडरस्टूड। ओके, ठीक है। चलिए अब ओम्स लॉ का रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और देखते हैं ये जो अभी देखे इसमें हम क्या कहेंगे। लेट अस सी सम क्वेश्चंस। I versus V diagram for two ohmic elements. Two ohmic elements is shown. Find ratio of their रेजिस्टेंसेस। दो टू ओमिक एलिमेंट का I वर्सेस V डायग्राम आपको दिया गया है, एक ऐसा है, दूसरा ऐसा है। एक दिया है 30 डिग्री, दूसरा दिया है 45 डिग्री। ये A है, ये B है, ये I वर्सेस V डायग्राम है। डायग्राम के ध्यान से देखना कि Y एक्सिस में क्या है, एक्सिस में क्या है। बोले दो वायर का ये ओमिक जो I वर्सेस V डायग्राम ड्रॉ किया गया है। कब किया गया है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए I वर्सेस V डायग्राम ड्रॉ किया गया है, ठीक है। और आपको पूछा गया है कि बताओ ये दोनों वायर जो है, दो अलग अलग मटेरियल है A एंड B, उनका रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है। आप लोगों को मालूम है स्लोप ऑफ I वर्सेस V डायग्राम ये क्या देता है? स्लोप, यस, इज कंडक्टेंस। नहीं, कंडक्टेंस को हम लोग G से डिनोट करते हैं, जो कि 1/r होता है। G होता है 1/r। अच्छा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। अब पूछेंगे G ऑफ A इज स्लोप ऑफ A। A का स्लोप कितना है? 45 डिग्री कर रहा है। tan 45 कितना हुआ? 1। G ऑफ B इज स्लोप ऑफ B कितना है? tan 30 दैट इज 1/√3, ठीक है। नाउ GA by GB is equal to 1/1/√3 is √3, but GA is 1/RA, GB is 1/RB, that is 1/√3. This implies RA by RB is equal to √3. देख लो, रेजिस्टेंस का रेशियो पूछा था। Is it understood? RA by RB is equal to √3। समझ में आया? कंडक्टेंस का रेशियो मिल गया √3, तो रेजिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। कंडक्टेंस का रेशियो हो गया GA by GB। ये थोड़ा गड़बड़ तो नहीं हो गया? हाँ, गड़बड़ कर दिए। RA by RB हो जाएगा 1/√3, लिखने में हम गड़बड़ कर दिए। यहाँ पर 1/RA 1/RB ये हो गया। दिस इज इक्वल टू 1/√3। ये 1/√3 नहीं हुआ, √3 ऊपर गया, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी √3। सॉरी, यहाँ पर गड़बड़ हो गया लिखने में। ये हो गया √3
और क्योंकि ये उल्टा हो गया ना √3, ये हो गया आर जी ए बाई जी बी, जी ए बाई जी बी हो गया 1/1/√3 हो गया √3 जी एच 1/RA। हाँ ये √3 है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी बन गया। प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ा बहुत तो होते रहता है, जब आप कोई मिस्टेक करते हो आपको पता चलना चाहिए यू आर ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि कोई महापुरुष बोले हैं मैन इज टू एयर। आप गलत करते हो मतलब आप इंसान हो, है कि नहीं? हर चीज का क्रेडिट लेना चाहिए। एनीवे, तो ये दूसरा क्वेश्चन देखो, द V वर्सेस I डायग्राम। देखो डिफरेंस क्या है, पहले वाले पे I वर्सेस V बोले थे। फॉर 2 वायर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर शोन। ये V वर्सेस I डायग्राम दिया है, ये I है, ये V है। ये आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। ये दिया है A, ये दिया है B, ये एंगल दिया है 30 डिग्री, ये एंगल दिया है 30 डिग्री। फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस। सीधा सीधा दे दिया। RA बाई RB पूछा है। ये V वर्सेस I डायग्राम है। यहाँ पर स्लोप क्या देता है? स्लोप, यस, इट गिव्स रेजिस्टेंस। क्यों निधि, समझ में नहीं आया हो कि मुंह में कुछ दबा के बैठे हो? नो सर, आ रहा है समझ में। तो मेरे को कैसे पता चलेगा? आई डोंट नो एनी टेलीपैथी। नहीं सर, वो थोड़ी सी ना तबीयत मेरी खराब है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, तो फिर तो माइक्रोफोन खुला रखो, बीच बीच में बोलते रहो। स्लोप इज रेजिस्टेंस, स्लोप इज रेजिस्टेंस। तो आप कहोगे रेजिस्टेंस ऑफ A बाय रेजिस्टेंस ऑफ B इज स्लोप ऑफ A बाय स्लोप ऑफ B। A का स्लोप क्या है? tan 30, और स्लोप ऑफ B क्या है? tan 60. tan 60। कितना आया? tan 30 1/√3, it is √3, so it is coming 1/3। yes, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में बार बार आया है। वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन मेडिकल एंट्रेंस में आया है, मेडिकल एंट्रेंस का, और जेई मेन में भी आया है। आई एम गिविंग यू नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आर फ्रॉम मेडिकल एंट्रेंस एज वेल एज जेई मेन, दोनों में आया है। यू कैन डू, थोड़ा देखो। फॉर ए कॉपर वायर V वर्सेस I डायग्राम was drawn at different temperatures T1 and T2 as shown. What is more, T1 और T2? फिगर देखो और बताओ। कोई एक कॉपर वायर के लिए अलग अलग टेम्परेचर में हमने V वर्सेस I डायग्राम ड्रॉ किया। दिया है कि T1 टेम्परेचर में V वर्सेस I डायग्राम कुछ ऐसे था, T2 टेम्परेचर में V वर्सेस I डायग्राम कुछ ऐसे था। बोल रहा है कि T1 और T2 टेम्परेचर में से कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है? वायर कौन सा था? कॉपर। कॉपर के केस में रेजिस्टेंस कब ज्यादा होता है, हाई टेम्परेचर में कि लो टेम्परेचर के? टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। अब ये दोनों केस में कौन सा केस में रेजिस्टेंस ज्यादा है, T1 की केस में कि T2 की केस में? T1.
T1 की केस में बिकॉज स्लोप इज मोर, ज्यादा एंगल कर रहा है, ये छोटा एंगल कर रहा है. इन केस ऑफ कॉपर द रेजिस्टेंस increases with temperature. Resistance increases with temperature. Here slope is more at T1, so resistance is more at temperature T1. Therefore, T1 is more than T2. ये क्वेश्चन आसान था, बस आपको दो तीन चीजें याद रखना था. एक तो हुआ कि VI डायग्राम में स्लोप रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस, दूसरा है कि कॉपर की केस में टेम्परेचर बढ़े तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, इस केस में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो T1 ज्यादा होगा T2 से. कोई एक सिमिलर दूसरा क्वेश्चन देता हूं, ये जेई में आया था, आप लोग कर सकते हो, सिंपल है. I versus V diagram for a wire is I versus V diagram for a wire is drawn at temperatures T and 2T. The material of wire is copper, iron, rubber, cannot be said. ये क्या है? सोचो, चलो सोचते हैं. टेम्परेचर बढ़ गया, कंडक्टेंस बढ़, हाँ टेम्परेचर बढ़ गया तो कंडक्टेंस बढ़ गया. हाई टेम्परेचर में स्लोप की कंडक्टेंस, ज्यादा टेम्परेचर में ज्यादा स्लोप एंगल है तो ज्यादा कंडक्टेंस है. ज्यादा कंडक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस घटा है. टेम्परेचर बढ़ने से अगर रेजिस्टेंस घटा है तो ये कौन सा मटेरियल होगा? मेटल की केस में तो इंक्रीज करता है. मेटल के केस में टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ता है. ये नॉन मेटल की केस में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा. इतना सारा चीज एनालिसिस करने से पता चला कि द मटेरियल मस्ट बी रबर. क्या बात समझ में आ रहा है? यस. क्या लिखा, क्या लिखेंगे? दो तीन आइडिया को सामने लेना. क्या लिखेंगे? स्लोप इज इक्वल टू कंडक्टेंस, ये समझ में आना चाहिए. और हियर कंडक्टेंस इज मोर एट हाई टेम्परेचर. 2T में देखो ज्यादा कंडक्टेंस है. In case of insulators, resistance decreases with increase in temperature. तो फिर आंसर क्या हुआ? रबर. तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखो. स्लोप दे रहा है कंडक्टेंस इज मोर एट हाई टेम्परेचर मींस रेजिस्टेंस इज लो एट हाई टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ा और रेजिस्टेंस घटता है तो इट मस्ट बी ए इंसुलेटर. तो कौन सा होगा?
आयरन तो नहीं है, मेटल है, कॉपर नहीं है, रबर होगा आंसर। क्या बातें समझ में आ रहा है? यस, ठीक है। ड्रॉ और जस्ट a minute, potential difference across a heater coil was gradually increased plot V versus I diagram. कमेंट बताओ, कमेंट इफ इट इज ए ओमिक एलिमेंट, क्या ये ओमिक एलिमेंट है? V वर्सेस I डायग्राम ड्रॉ करो और बताओ ये ओमिक एलिमेंट है कि नहीं। कोई एक हीटर कॉइल था विच इज जस्ट ए रेजिस्टेंस, यू कैन कॉल इट ए कॉइल आल्सो, ऐसे हीटर कॉइल आप देखे होंगे। अब इसके क्रॉस में हमने एक वोल्टेज अप्लाई किया जो वोल्टेज की बदल रहा था, इट वाज इंक्रीज्ड। अब करेस्पॉन्डिंगली देयर विल बी सम करंट। V वर्सेस I डायग्राम दिया गया, प्लॉट करना। लेट अस ट्राई टू प्लॉट द V वर्सेस I डायग्राम। आपको होगी तो ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस से V वर्सेस डायग्राम मस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन। नो नो नो, थोड़ा ध्यान से देखो। देखो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे इसमें करंट भी बढ़ने लगेगा। जैसे करंट बढ़ने लगेगा इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो रेजिस्टेंस भी तो बदलने लगेगा। अब जो V इक्वल टू IR है डायग्राम, वो बोलता है कि अगर R कांस्टेंट रहेगा तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन अगर R बढ़ते जाएगा तो स्लोप बढ़ते जाएगा। R इज द स्लोप, स्लोप बढ़ते जाएगा, R बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा तो सोचो तो डायग्राम कैसे होगा? ऐसा वाला डायग्राम होगा कि नीचे वाला डायग्राम होगा। A और B, कौन सा केस में स्लोप बढ़े जा रहा है? B के केस में, क्योंकि शुरू में tan थीटा होता है स्लोप ना, यहाँ पर तो एंगल बढ़े जा रहा है। तो क्या कहें, ये जो डायग्राम बनने वाला है ये डायग्राम कैसे बनेगा? इट विल बी समथिंग लाइक दिस। डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर resistance gradually increase, with increasing temperature और increasing voltage potential difference, यहाँ पर लिख देते हैं solution by increasing V the current I increase or increases, temperature of coil increases, resistance of coil increases. So slope of V versus I diagram increases, स्लोप बढ़ते चलेगा भैया। ये hence the diagram is like this। फिर पूछा क्या है? कमेंट फिर ये ओमिक एलिमेंट, ये ओमिक एलिमेंट है कि नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ओमिक एलिमेंट तो स्ट्रेट लाइन होता है, ये कर्व दिख रहा है, ये ओमिक एलिमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे एक चीज आप मिस कर गए हो शायद। ओमिक एलिमेंट में मतलब क्या था? लेट मी गो बैक टू द स्टेटमेंट अगेन। देखो स्टेटमेंट में देखो क्या था। स्टेटमेंट में
में क्या लिखा था, when you are plotting the V versus I diagram at constant temperature it will be a straight line. नहीं, ओम्स लॉ ओबे करेगा, ओम्स लॉ ओबे करेगा तो ओम्स लॉ में नहीं है क्या एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और V वर्सेस I डायग्राम अगर एक स्ट्रेट लाइन होगा तभी हम कहेंगे ये ओमिक एलिमेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हुए V वर्सेस I डायग्राम स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वो ओमिक एलिमेंट नहीं है, नॉन ओमिक एलिमेंट है ना। यहाँ पर भी हम वही बताए थे कि ओम्स लॉ को ओबे करेगा, मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर V must be proportional to I और I must be proportional to V, sorry, I must be proportional to V। अब हम वापस चलते हैं अपनी केस में, क्या यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है? नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो स्ट्रेट लाइन क्यों होगा? अगर हम किसी तरह से इसी कॉइल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में डुबा के रखते हैं, पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अब जितना भी गर्म करो पानी तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाएगा नहीं, मतलब कॉइल का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इट इज ए वाटर हीटर नाउ, इमर्शन हीटर। इन दैट केस डायग्राम कैसे होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, डायग्राम विल बी ए स्ट्रेट लाइन। एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ V वर्सेस I डायग्राम इज ए स्ट्रेट लाइन यू कॉल इट ए ओमिक एलिमेंट। ये तो टेम्परेचर बदल रहा है तो क्या ये नॉन ओमिक एलिमेंट हो जाएगा? नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट होता तो ये भी स्ट्रेट लाइन होता। क्या बात समझ में आया? तो ये एलिमेंट कौन सा है? एलिमेंट है ओमिक एलिमेंट, इट इज नॉट ए नॉन ओमिक एलिमेंट। समझ में आया? Yes. Here temperature is changing and therefore the graph is a curve if temperature were constant. The graph would have been a straight line. Heater coil is an ohmic element. ohmic element, ये याद रखना। हीटर कॉइल क्या है? एक ओमिक एलिमेंट है। समझ में आ रहा है? ठीक है, in a conductor electric field established is 20,000 volt per meter in a wire, rather कंडक्टर की जगह वायर लिखे, इन ए वायर। and current density is 0.4 ampere per centimeter square. Find resistivity of the material. कोई एक वायर में दिया है कि इन a wire the electric field established is कितना है? 20,000 volt per meter।
एंड करंट डेंसिटी भी दिया गया है 0.4 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा है बताओ ये मटेरियल का रेजिस्टिविटी क्या है, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। क्या आपके पास कोई रेडीमेड फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी निकालने के लिए? हाँ, E equal to rho E इज इक्वल टू J rho इंटू रो। रो पूछा है, रो निकाल सकते हैं E बाई J। कितना सिंपल है, लेकिन जिनको मालूम नहीं होगा उनके लिए तो बड़ा तकलीफ बंद हो जाएगा ये। अब यहाँ पर E का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है 20,000 वोल्ट पर मीटर। इट इज 20,000 वोल्ट पर मीटर। J का वैल्यू क्या दिया है? J दिया है 0.4 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वोल्ट पर मीटर है तो इसको एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे नहीं। तो J का वैल्यू को हमें पहले यहाँ पर डालने से पहले J को निकाल लेना चाहिए तो आसान रहेगा। कुछ बच्चे डायरेक्टली लिखने से कंफ्यूज कर जाते हैं, हमारे महान महान बच्चे हैं। J क्या है? दिया है 0.4 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप जानते हो कि 1 सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर नहीं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो नीचे आएगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, तो ऊपर चले जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब वैल्यू डालो, 0.4 इंटू 10⁻⁴ इज 4000 नहीं। सो ये आ गया 5। यूनिट क्या होगा? ओम मीटर। काफी ज्यादा है, ये सेमीकंडक्टर जोन में आता है, जर्मेनियम सिलिकॉन की जोन में आता है ऐसा रेजिस्टिविटी। ठीक है, इट इज 5 ओम मीटर। क्या बात सबको समझ में आया? yes डायरेक्टली इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, आपको कर लेना चाहिए सब क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है। अभी हमें नेक्स्ट देखना है व्हाट इज किरचॉफ्स करंट लॉ, जो आप लोग थोड़ा थोड़ा जानते हो क्लास माइनर क्लासेस में। किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, ये लॉ आपको बताएगा अबाउट हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट टेक्स प्लेस एट एनी जंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लॉ है, कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट्स एट एनी जंक्शन और ऑन ए नोड इज इक्वल टू 0। किसी भी जंक्शन में जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। ठीक है, जैसे हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई मान लो कि ढेर सारे पाइप्स ऐसे कनेक्टेड है और हर एक पाइप में पानी आ रहा है। दिया गया है कि ये पाइप में पानी आ रहा है कितना? 5 लीटर पर मिनट। और इसमें आ रहा है कितना? इसमें आ रहा है 4 लीटर पर मिनट। और पता चला कि यहाँ पर हम कुछ पानी निकाल ले रहे हैं, कितना? 1 लीटर पर मिनट। क्या बता सकते हो इधर कितना पानी जा रहा है पर मिनट? इधर से आया 5 लीटर 1 मिनट में, इधर से आया 4 लीटर, क्या हुआ? 9 लीटर पानी आया 1 मिनट में, उसमें से 1 लीटर निकल गया हर 1 मिनट में। इधर से कितना लीटर गया? 8 लीटर। तो आप कहोगे इधर जो पानी जा रहा है वो 8 लीटर पर मिनट है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गया तो ये लॉ भी समझ में आ जाएगा। ये भी कुछ ऐसे ही बोलता है, जितना चार्ज आएंगे उतने ही चार्ज जाएंगे। द लॉ इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जल्दी जल्दी पानी आएंगे तो जल्दी जल्दी पानी जाएंगे, धीरे धीरे आएंगे तो धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन जितना आएंगे पर मिनट उतना ही पर मिनट में जाएंगे, क्योंकि ये अंदर रह नहीं सकते, भरा हुआ है। एंड दिस लॉ इज ए यूनिवर्सल लॉ, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल सर्किट्स। इट मे बी सर्किट इन्वॉल्विंग ओमिक एलिमेंट, नॉन ओमिक एलिमेंट, कैसा भी एलिमेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक सर्किट के लिए ये एप्लीकेबल है।
ठीक है, और इस लॉ को बढ़िया से हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर।